हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th वर्कशीट नंबर 9 आ गई है। तारीख है 25 जुलाई 2020। अगर आपने लेट्स जी के अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी सारी वीडियोस और सारी वर्कशीट्स जो अभी 10th क्लास की कंप्लीट हुई हैं इस वीक तक, आज सैटरडे होने वाला, ये सैटरडे की वर्कशीट हम लोग कर रहे हैं तो आपका वीकेंड बहुत अच्छा जाने वाला है। सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलने वाला है, आराम से घर बैठिए, आराम करिए और पीछे की जितनी भी वर्कशीट अगर आपको रिवाइज करनी है तो यूट्यूब चैनल पर लेट्स जीके पर जाइए और प्लेलिस्ट खोलिए। प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10th की सारी वर्कशीट्स एक जगह मिल जाएंगी। वहाँ पर आप पूरी क्लास 10th की सारी वीडियोस को एक बार देखिए, बैठकर तसल्ली से। सिर्फ सुन लेंगे तो भी काम चल जाएगा, अगर सुनना चाहते हैं तो बैठकर एक बार सुन लेंगे और उससे आपकी सारी वर्कशीट्स रिवाइज हो जाएंगी और पूरे वीक का काम भी रिवाइज हो जाएगा। अभी इस वीडियो के बाद आई विल शो यू कि कैसे आप जाकर सिर्फ 10th की वर्कशीट्स को अलग कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल से। चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख घटनाएं हम लोग शुरू करने वाले हैं। इससे पहले ये घटनाएं शुरू करने से पहले मैं आपको पिछली वर्कशीट में रिवाइज करा दूं कि पिछली वर्कशीट में क्या क्या हुआ था। हम लोगों ने शुरुआत की थी जनवरी 1915 से, जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे। चलिए देखते हैं एक बार क्या क्या हुआ था। पिछली वर्कशीट से रिवाइज करना शुरू करते हैं। 1915 में महात्मा गांधी जी भारत आते हैं। 1916, 1917 में वो चंपारण में, खेड़ा में और अहमदाबाद मिल में सत्याग्रह करते हैं। वहाँ सत्याग्रह करने पर वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक सोशल एक्सपेरिमेंट, एक सामाजिक वो करते हैं एक्सपेरिमेंट, जिसमें वो देखते हैं क्या सत्याग्रह का आंदोलन कितनी हद तक इफेक्टिव है, कितने हद तक कारगर है भारत के जैसे सिचुएशन में जहाँ पर अंग्रेजों का 400 सालों से राज है। 1919 में रोलट एक्ट आता है, एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा दमनकारी एक्ट जिसके द्वारा किसी भी राजनीतिक या क्रांतिकारी या राजनीति से जुड़े हुए भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता है और लगभग 2 साल तक की सजा दी जा सकती है बिना कोर्ट में पेश किए, बिना उसकी सुनवाई हुए। 13 अप्रैल 1919 को सबको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैसेकर, जिसमें जनरल डायर ने ओपन फायर किया था, बहुत सारे लोगों को गोलियां मार दी थी जलियांवाला बाग के अंदर ही। 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आता है, असहयोग आंदोलन आता है और साथ ही आता है खिलाफत, जिसमें 2 भाई अली ब्रदर्स होते हैं और उनकी मदद करते हैं महात्मा गांधी जी, ताकि भारत में हिंदू मुस्लिम एकता जो 1905 बंगाल विभाजन में ख़त्म हो गई थी लगभग, और बहुत दूरियां बढ़ गई थी हिंदू और मुसलमानों में, उसकी वजह से वो साथ आ सकें, इसलिए खिलाफत मूवमेंट भी शुरू किया जाता है और असहयोग आंदोलन भी शुरू किया जाता है। हालांकि 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है, क्योंकि चोरा चोरी नामक स्थान पर एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी और उसके कारण गांधी जी बहुत परेशान थे। गांधी जी कभी नहीं चाहते कि हिंसा का मार्ग अपनाया जाए और इस आज़ादी को पाया जाए। अब हम आते हैं इस वर्कशीट पर, जहां पर शुरू होता है 1923 में होता है स्वराज पार्टी का गठन, जिसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, वो दोनों मिलकर एक स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। एक ऐसी पार्टी जो कांग्रेस से अलग थी और जिसका मकसद वही था जो कांग्रेस का था। कांग्रेस हमेशा से ही सामाजिक तरीके से या शांतिपूर्वक तरीके से चाहती थी कि चीज़ें वापस लौट आएं, तो स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। छोटी छोटी कई पॉलिटिकल पार्टीज का, राजनीतिक पार्टियों का गठन होना शुरू होता है। 1927 में आता है साइमन कमीशन, एक ऐसा कमीशन भारत में लाया जाता है जिसके हेड थे सर साइमन। यहाँ इस कमीशन से सिर्फ लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि इस कमीशन में, साइमन कमीशन में जितने भी लोग थे जो कमीशन में थे, उसमें से एक भी भारतीय नहीं था और भारतीयों के लिए ये कमीशन लाया जा रहा था, जिसमें ये देखा जा रहा था कि भारतीयों को कुछ राजनीतिक अधिकार दिए जाएं जिससे वो लोग वोट डाल सकें और इलेक्शन लड़ सकें। जब ऐसी कमीशन बनाई गई, ऐसी कमीशन का गठन किया गया और उसमें एक भी भारतीय नहीं था, तो इसके खिलाफ लोगों ने बहुत प्रदर्शन किया। उस पुरजोर प्रदर्शन में 1928 में लाला लाजपत राय जो कि प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी लाठी चार्ज में मृत्यु हो जाती है और उनको हत्या करार दिया जाता है, जिसका बाद में काफ़ी बवाल बनता है और ये आंदोलन एक अलग रुख और अलग तरीके के रुख में बदल जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग थे जो क्रांतिकारी थे, जो शांतिपूर्वक तरीके से राज नहीं चाहते थे, जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर नहीं, जो अपना स्वराज चाहते थे, चाहे कीमत कोई भी देनी पड़े। हम चलते हैं वर्कशीट की तरफ वापस और देखते हैं क्या हुआ उसके बाद। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ, हमने देखा। उसके बाद लॉर्ड इरविन आते हैं 1929 में, जिसमें डोमिनियन स्टेटस की घोषणा की जाती है। भारत को डोमिनियन स्टेटस घोषित किया जाता है, यानी कि डोमिनियन स्टेट्स का मतलब अब हम लोग सीधे अंग्रेज सरकार यानी अंग्रेज़ों की रानी के अंडर थे और हम लोग अपने इलेक्शंस करा सकते थे, अंदर प्रांतों में हम इलेक्शंस करा सकते थे और वहाँ इलेक्शन लड़ भी सकते थे। मार्च 1930 में साबरमती आश्रम में गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई। ऐसा क्यों हुआ, इसका
परिप्रेक्ष्य बताती हूँ। 1930 से पहले अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया। अंग्रेज़ों ने कहा कि हम लोग अपने समंदर से या अपने सागरों के किनारों से बैठकर नमक नहीं बना सकते। वहाँ पर जो छोटे छोटे नमक के कारखाने थे, घरों में जो नमक बनाया जा रहा था, जो कच्ची फैक्ट्रियाँ थी जहाँ पर नमक बनाया जा रहा था, उसको उन्होंने अंग्रेज़ों ने बंद कर दिया। अंग्रेज़ों ने कहा कि नमक सिर्फ हम बनाएंगे और उसको मन चाहे दामों पर बेचेंगे, यानी कि जो भी नमक बनेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा आपको, अंग्रेज़ सरकार को। जब ऐसा हुआ तो लोग बहुत रुष्ट हुए, लोगों के अंदर बहुत वो क्रांतिकारी भावनाएं आई कि हम लोग अपने ही घर में नमक भी नहीं बना सकते, नमक तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके लिए इसी आंदोलन की शुरुआत की गांधी जी ने 19 मार्च 1930 में दांडी यात्रा शुरुआत की और वो दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा, यानी नमक बनाने वाला कानून जिस पर नमक बनाने पर रोक लगा दी गई थी, उस कानून को तोड़ा। और दांडी मार्च से उन्होंने साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की और फिर उसके बाद उसी वक्त साथ साथ कई शहरों में, कई तटों पर पूरे भारत के भारतवासियों ने नमक बनाकर इस नमक कानून का विरोध किया। 4 मई 1930 को इसी कारणवश नमक कानून तोड़ने की वजह से ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। आज जो हम वर्कशीट करने वाले हैं वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है, सविनय मतलब सेवा में, यानी कि सॉफ्ट तरीके से, आराम से, प्यार से अवज्ञा करनी है, मतलब आपको लड़ना भी नहीं है, हिंसा भी नहीं करनी है, अहिंसात्मक तरीके से उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना है, अवज्ञा करनी है। ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन और साथ में नमक सत्याग्रह। इसी परिप्रेक्ष्य में है ये वर्कशीट। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने अपने 78 साथियों के साथ दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा और आंदोलन की शुरुआत की। सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से कुछ मामलों में अलग था, दोनों में कुछ फर्क था। इस बार लोगों ने न केवल अंग्रेजों का असहयोग करने की बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने की भी आह्वान किया जाने लगा। मतलब उनकी चीज़ों का बहिष्कार नहीं करना, साथ ही उनके द्वारा बनाए गए अजीबोगरीब कानून जिनका देश में कोई औचित्य नहीं है, देश के परिप्रेक्ष्य में जिसका कोई लेना देना नहीं है, उन कानूनों को भी तोड़ना है। देश के विभिन्न भागों में लोगों ने नमक कानून तोड़ा, सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया कि नमक हम भी बना सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है कारखानों की। विरोध के तरीकों में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, शराब की दुकानों के सामने पिकेटिंग करना, लगान न देना, चौकीदारी टैक्स न देना, वन कानूनों का उल्लंघन आदि शामिल था। वन कानून का उल्लंघन इस तरह था कि वनों में भी ये कह दिया गया था कि जो आदिवासी लोग वनों में रहते हैं या वनों के आसपास रहते हैं वो वनों के किसी भी संसाधन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये संसाधन अंग्रेज सरकार के हैं और इसका बिना अंग्रेजों को टैक्स कर दिए और अंग्रेजों की इजाज़त के बिना आप जंगलों में नहीं घुस सकते, जबकि इन कानूनों का उल्लंघन किया गया। सरकार ने आंदोलन को निर्ममता से कुचल दिया, बहुत ही बुरे तरीके से इसका दमन हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए, जहां पर अलग चुनाव और अलग माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक के मुद्दे पर गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया, ये सफल नहीं हो पाया। इसके बाद गांधी जी रचनात्मक कार्यों इसके बाद गांधी जी ने बहुत सारे सोशल वर्क्स में ध्यान दिया, जिसमें ये कहा गया सोशल वर्क्स में किन किन चीज़ों पर उन्होंने ध्यान दिया। कुछ चीज़ों पर जो भारत की कुरीतियाँ थी, सामाजिक कुरीतियाँ थी, उनको दूर करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर रोक लगाने की शुरुआत की। उन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन किया। उन्होंने कहा जो लोगों को हम लोग अस्पृश्य मानते हैं, यानी कि जिनको हम छुआछूत मानते हैं, यानी जिनको हम छूना पसंद नहीं करते, उन लोगों को ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। हम सब लोग बराबर हैं, कोई भी अछूत नहीं है इस समाज में। इसके खिलाफ इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी स्कीम चलाई, बहुत बड़ा आंदोलन किया। उन्होंने हरिजन उद्धार के लिए बहुत सारा प्रोग्राम किया, जहाँ पर छोटी जाति के लोगों को नीच समझा जाता था, उनके उद्धार के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। उन्होंने उन लोगों को हरिजन कहा। हरिजन का मतलब होता है, हरि होता है विष्णु भगवान या फिर भगवान, और जन होता है लोग, यानी कि गांधी जी ने उन्हें हरिजन कहा, यानी गांधी जी ने उन्हें कहा कि ये ही भगवान के बंदे हैं, ये हरि के जन हैं। और राजनीतिक जागरूकता फैलाने का काम भी गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने कहा कि जब हम देश को एकजुट कर पाएंगे और इस काबिल बना पाएंगे कि वो स्वराज का मतलब समझ पाए, अपने राजनीतिक अधिकारों को समझ पाए और आज़ादी का असली मतलब समझ पाए, तभी आज़ादी प्राप्त करने का असली वक्त आएगा। उससे पहले आज़ादी प्राप्त करने पर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये थी आज की वर्कशीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पर जो आपसे पूछे गए हैं। गांधी जी ने नमक जैसी साधारण चीज़ को आंदोलन के लिए क्यों चुना? क्या आज भी नमक पर कर लगाया जाता है? देखिए, 2 बातें हैं इस क्वेश्चन में। पहली बात,
ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, कोशिश करके समझने की कोशिश कीजिएगा। एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको सुनना पड़ता है और फिर खुद लिखना पड़ता है अपने शब्दों में। इसलिए जितना ज़्यादा सुनेंगे और बार बार सुनेंगे उतना आपको ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ें याद रहेंगी। गांधी जी ने नमक जैसी साधारण चीज़ के लिए आंदोलन क्यों चुना? नमक एक ऐसी ज़रूरत का सामान है जो हमें रोज़ घर में चाहिए होता है, लेकिन अंग्रेज़ों ने नमक जैसी चीज़ पर भी कर लगा दिया था। अंग्रेज़ों ने कहा कि आप अपने घर में या अपने घर के आसपास कोई भी नमक नहीं बना सकता, सिर्फ सरकारी कारखानों में नमक बनाया जाएगा और वहीं से आपको नमक खरीदना होगा। और नमक बनाने पर उस नमक पर बहुत सारा कर लगा होता था, यानी नमक काफ़ी महंगा हो गया था। जो चीज़ हम घर में बना सकते हैं, अपने घर से प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कर लगा दिया और लोगों के लिए बहुत परेशानी वाली बात हो गई, क्योंकि उस वक्त गरीबी भी बहुत ज़्यादा थी, इतने संसाधन नहीं थे लोगों के पास, इतनी नौकरियां नहीं थी, गरीबी पहले से गरीबी की मार झेल रहा भारत इस कानून से तिलमिला उठा। जब ऐसा हुआ तो गांधी जी ने एक आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं ही नमक कानून तोड़कर खुद नमक बनाऊंगा, ताकि मेरे देश के देशवासी भी नमक बना सके वहीं पर जहाँ पर उनके पास सुविधाएं हैं। अब आता है अगला सवाल, क्या आज भी नमक पर कर लगाया जाता है? आज नमक पर कर नहीं लगाया जाता। नमक प्राथमिक क्षेत्र की वस्तु माना जाता है, नमक का निर्माण किया जाता है, लेकिन फिर भी नमक जैसे कृषि प्राथमिक क्षेत्र का भाग मानी जाती है, ऐसे ही नमक बनाना भी प्राथमिक क्षेत्र का भाग माना जाता है। जैसे कृषि पर कोई कर नहीं है, नमक बनाने पर या नमक पर कोई भी किसी भी तरह का कर नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। आई होप पहला क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, सविनय अवज्ञा में लोगों ने विरोध के लिए किन किन तरीकों का प्रयोग किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों ने विरोध के लिए बहुत सारे तरीकों का प्रयोग किया, जिसका जिक्र इस पैराग्राफ में किया गया है। एक बार देख लेते हैं पैराग्राफ में। पैराग्राफ कहता है ये जो आंदोलन था ये असहयोग आंदोलन से थोड़ा सा अलग था, क्योंकि इसमें क्या किया, सिर्फ बहिष्कार नहीं किया गया, इसमें विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के साथ साथ विरोध के तरीकों में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, शराब की दुकानों की पिकेटिंग करना, लगान न देना, ये नया था। शराब की दुकानों की पिकेटिंग और विदेशी सामान का बहिष्कार तो हम पिछले असहयोग आंदोलन में भी कर रहे थे। हमने इस बार क्या किया, लगान नहीं दिया, चौकीदारी टैक्स नहीं दिया, वन कानूनों का उल्लंघन किया। और एक और चीज़ की गई यहाँ पर, असहयोग करने के साथ साथ, अंग्रेज़ों के साथ असहयोग करने के साथ साथ, यहाँ पर एक और पॉइंट है, अंग्रेज़ों के साथ असहयोग करने के साथ साथ उनके उपनिवेश कानूनों का भी उल्लंघन करने की हमने ठानी। हमने कहा जो इनके दमनकारी कानून हैं, जिनका कोई औचित्यपूर्ण हल नहीं है, कोई औचित्य नहीं है देश में लागू करने का, उनका हम पालन नहीं करेंगे और हम अहिंसात्मक तरीके से ये सब करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 था बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्यों असफल हो गया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ऐसा हुआ था कि हमें अलग से इलेक्शन कराने को मिलेंगे, पृथक निर्वाचन होगा और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। ये हमारी मांगे थी कि हमारा अलग चुनाव किया जाए, अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया जाए। ये दोनों मुद्दों पर अंग्रेज़ों ने कोई हाँ नहीं भरी, जिसके कारण ये गोलमेज सम्मेलन की जो बातचीत थी, जो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुई थी 1931 में लंदन में, और वो असफल हो गई। इन बातचीत का कोई हल नहीं निकला। 31 मार्च आप जानते हैं, फिर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को भी फांसी दे दी गई थी। उस दिन जब भगत सिंह के साथ 2 और लोगों को जब फांसी दी गई थी, तो ये सारा देश तिलमिला उठा था। उसके कारण बहुत सारी ऐसी राजनीतिक घटनाएं हुई, चंद्रशेखर आज़ाद को गोली मार दी गई, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जिसके कारण देश में ठहराव आ ही नहीं पाया, ये समझौता चल ही नहीं पाया। आगे, द्वितीय अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए संघर्ष करने वाले 2 प्रमुख सुधारकों के नाम लिखिए। यानी यहाँ पर हमें उन लोगों के नाम लिखने हैं जिन्होंने छुआछूत को मिटाने के लिए काम किया। यहाँ पर एक गांधी जी का नाम उल्लेखनीय है। गांधी जी ने कई सारी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ, जो देश में चल रही थी, देश को आगे बढ़ने से रोक रही थी, जिसका समाज में ज़रूरत नहीं थी, ऐसी कुरीतियों के खिलाफ बहुत हद तक वो लड़े, जिसमें अस्पृश्यता बहुत मेन मुद्दा था। इसके अलावा 2-3 मुद्दों की और बात की गई है। यहाँ पर हरिजन उद्धार की बात की गई है, यहाँ पर राजनीतिक जागरूकता की बात की गई है, बहुत सारी चीज़ों की बात की गई है। इसके साथ साथ जिन प्रमुख सुधारकों का नाम लिया जा सकता है, उसमें BR अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने बहुत हद तक
अनटचेबिलिटी को, अस्पृश्यता उन्मूलन के खिलाफ बहुत ज़्यादा काम किया। उसमें महात्मा गांधी, बाबा भीमराव अंबेडकर, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन सब के नाम लिखे जा सकते हैं। जबकि कंटेम्प्रेरी की बात की जाए, यानी कि इसी समय की बात की जाए जिस समय ये आंदोलन चल रहे थे, तो इस समय 2 ही नाम सामने आते हैं, एक है बाबा भीमराव अंबेडकर और एक है महात्मा गांधी जी। आई होप आपकी वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है। अगर आप वर्कशीट नहीं भी करना चाहते, लिखना नहीं चाहते, तो सिंपली वीडियो को चलाइए और सुनिए। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सुनेंगे तो आपको फैक्ट्स धीरे धीरे अपने आप ही याद हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं होता आप हर चीज़ को लिख कर सीखें। लिखना एक तरीका हो सकता है, लेकिन सुनना सबसे अच्छा तरीका है। अब मैं आपको बताती हूँ आपको पूरे वीक की वर्कशीट कहाँ मिलेंगी और एक साथ आप सारे वीक की वर्कशीट्स को कैसे सुन सकते हैं। आप यहाँ पर जाकर लेट्स जीके सर्च करेंगे और अगर आपके पास लिंक है तो उससे अच्छी बात ही नहीं है। ये देखिए ऐसे लेट्स जीके खुलेगा। लेट्स जीके खुलने के बाद आप इसको ऐसे खोलेंगे। यहाँ पर जाने के बाद आप, ये होम है, यहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस दिखाई देंगी। इन वीडियोस में नहीं जाना, आपको प्ले लिस्ट में जाना है। जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लास 6 to 8, क्लास 9th, क्लास इंग्लिश ग्रामर, क्लास 10th, यहाँ पर देखिए आपको क्लास 10th दिखेगा। जब आप क्लास 10th की खोलेंगे वीडियोस तो आपको क्लास 10th की सारी वर्कशीट्स मिलेंगी जो इस महीने आई हैं, इस हफ्ते आई हैं। पीछे तक की सारी वर्कशीट आपको एक साथ मिल जाएंगे और आप पूरी वर्कशीट को, सारी वीडियोस को एक साथ सुन सकते हैं, देख सकते हैं और अपना काम पूरा कर सकते हैं। जो सिलेबस भी रिवाइज हुआ है क्लास 10th का, उसकी भी उसका भी सिलेबस रिविजन की भी इसमें वो हैं, वीडियोज़ हैं, जिसमें ये बताया गया है कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं और कौन से चैप्टर बचे हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही हैं, आपको चैनल पसंद आ रहा है। अगर चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं मंडे को, क्योंकि सैटरडे एंड संडे आर गोना बी ऑफ। तो काइंडली टेक रेस्ट एंड लेट मी टेक रेस्ट ऑल्सो। आई एम ऑल्सो फीलिंग टायर्ड आफ्टर 5 days वर्किंग। सो प्लीज़ टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप वर्किंग हार्ड। बाय बाय, टेक केयर।